सो हेलो एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड देन। अपने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की में सफलता की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं, राइट। सो दिस डिस्कशन इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल, खासकर आज वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप PYQs उठा के देखेंगे, इवन जो पेपर कैंसिल हुआ है तो उसमें भी इन टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो विदाउट डिलेइंग अ मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का टॉपिक है अपना जो भक्ति कल्ट का ओरिजिन हो रहा है इनटू द कंट्री। ठीक है, जो भक्ति एज एन कल्ट था, भक्ति एज एन कल्ट था। ठीक है, अब यहीं से वो भक्ति का जो भावना है, जो कल्ट है, जो कल्टिक वर्शिप है, मतलब अभी हिंदुइज्म का जन्म नहीं हुआ है। आप कह सकते हो कि अप टू द एडवेंट ऑफ 8th 9th सेंचुरी हिंदुइज्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, ब्राह्मणिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वैदिक गॉड गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट है। जितने भी भक्ति सेंट्स हैं या जो सेक्ट्स हैं, कल्ट हैं, वो कल्टिक वर्शिप फॉलो कर रहे हैं। यानी जो विष्णु को मान रहा है वो विष्णु को मान रहा है, जो शिव को मान रहा है वो शिव को मान रहा है। ठीक है, तो ये एक कंबाइंड एफर्ट नहीं है कि सारे भगवान एक ही हैं या एक ही की पूजा करें, ऐसा नहीं है, अलग अलग कल्ट में बटे हुए हैं। ठीक है, तो यही जो आपका भक्ति मूवमेंट है, इन कल्ट्स को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। यही है भक्ति की महत्ता। ठीक है, भक्ति इंपॉर्टेंट क्यों है? तो भक्ति इसीलिए इसको भक्ति मूवमेंट कहा गया। भक्ति एज ए कॉन्सेप्ट आप गुप्ता पीरियड में ही देखोगे कि द डिवोशन टूवर्ड्स गॉड, सुप्रीम बीइंग, आपको गुप्ता पीरियड में दिखेगा। पर भक्ति एज एन मूवमेंट के जो सूत्रधार हैं उनको जो है कहा जाता है जगत गुरु शंकराचार्य या आदि शंकराचार्य के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से भक्ति का स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियोज में बात किया था कि नॉलेज ट्रांसफर टेक्स टाइम, राइट। तो अगर थोड़ा सा आपको लिंक करके दिखाना चाहूँ मैं, तो समझिएगा यहाँ से कि सपोज दिस इज योर इंडिया, नॉट सपोज दिस इज योर इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आर्यंस आए, यानी जो वैदिक रूल्स एंड रिचुअल्स है, आप देखोगे कि यहाँ पे इस वाले एरिया में पहले जो है ये फैलेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसका ईस्टवर्ड माइग्रेशन होगा। लेटर वैदिक पीरियड में आयरन की खोज होती है, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सिविलाइजेशन मूव करेगी ईस्टवर्ड। ठीक है, वही सिविलाइजेशन का मूवमेंट जो है साउथवर्ड बहुत लेट होता है। ठीक है, वही कल्चर जो वैदिक कल्चर की तरह से कल्चर है, यहाँ 2nd 3rd सेंचुरी BC में, 2nd 3rd 100 BC में, सेंचुरी जो बोल रहा हूँ 200 300 BC के आसपास पहुंचेगा, जिसको हम संगम बोलते हैं, संगम एज बोलते हैं। ठीक है, संगम एज बोलते हैं। तो यहाँ पे पहली बार आपको यहाँ पे सिविलाइजेशन डेवलप होते हुए दिखेगी। अब यहाँ आ गया ये कॉन्सेप्ट, नॉर्थ से साउथ आया है। ठीक है, यानी आर्यनाइजेशन ऑफ साउथ इंडिया। एक श्यामा शास्त्री हैं, बहुत बढ़िया हिस्टोरियन है, वो अपनी बुक में लिखते हैं आर्यनाइजेशन ऑफ साउथ इंडिया जो स्टार्ट होता है वो संगमेश से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे कि यहाँ जो शैव मत वाले हैं बहुत ज़्यादा हैं, और विष्णु मत यानी जो वैष्णव मत वाले हैं वो नॉर्थ में आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो जो शैव मत और जो वैष्णव मत है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको दिखेगा। ये वाला रीजन जो है, ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे शक्तिज्म का कल्ट चलेगा, देवी की वर्शिप चलेगी। तो ये 3 मेन रीजन हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, 3 मेन केंद्र हैं। आप देखोगे कि 7वीं सेंचुरी में, 8वीं सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में, यानी 720 CE में एक बहुत प्रोमिनेंट जो है सेंट निकल के आएंगे। वो देखेंगे कि ये पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो बटी हुई है। तो उनका काम क्या होगा, ये सोसाइटी को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करेंगे। तो उनका नाम है, कलाड़ी में जन्म हुआ, कलाड़ी केरला में जन्म हुआ 720 के आसपास में, 820 के आसपास में डेथ होती है, 700 समथिंग में बर्थ होती है। कल्लाड़ी केरला में इनकी बर्थ होती है। आदि शंकराचार्य, एंड ही इज द प्रोपाउंडर ऑफ अद्वैत फिलॉसफी, नॉन डुअलिज्म। अद्वैत यानी दो नहीं एक है। ठीक है, अद्वैत फिलॉसफी के प्रोपाउंडर हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं इन लोगों को पूरे इंडिया में भ्रमण करते हैं और ये पाते हैं कि सारा कुछ तो सेम ही है। ठीक है, फिर ये 4 मठ बनाएंगे, एक कहाँ पे, नॉर्थ में, एक ईस्ट में, एक साउथ श्रृंगेरी में, एक शारदापुरी में। ठीक है, तो इस तरह से 4 मठ स्टैब्लिश करते हैं। इसके बाद देखोगे कि आप डिफरेंट भक्ति सेंट्स आएंगे, अपनी अपनी फिलॉसफीज देंगे। तो यही हमारा आज का डिस्कशन है। ठीक है, तो भगवत गीता इज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ महाभारत। ठीक, तो महाभारत का ही पार्ट है भगवत गीता, कोई अलग से बुक नहीं है। हम भगवत गीता जो पढ़ते हैं तो भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत ओनली। ठीक है, महाभारत का ही एक
पार्ट है, एक चैप्टर है, और ये भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व का पार्ट है। तो जैसे हमारा रामायण है ना, तो जैसे सुनते हैं सुंदरकांड है, उत्तरकांड है, ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपको महाभारत में पर्व देखने को मिलेंगे। भीष्म पर्व है, अर्जुन पर्व है, तो भीष्म पर्व का पार्ट है आपका क्या, भगवत गीता। और ये भी फिलोसफिकल डिस्कशन ही है, फिलोसफिकल डिस्कशन ही है, ठीक है। द सिटी ऑफ नागार्जुन कोंडा वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई, ठीक है। तो नागार्जुन कोंडा आपका जो है कहाँ पे है अभी बताओ, ठीक है। तो ये हेयर इट इज़ योर नागार्जुन कोंडा, मैंने लोकेशन मार्क कर दी है, आप स्टेट का नाम कमेंट में बताओ, ठीक है। तो बेसिकली एक डायनेस्टी है, साउथ इंडिया की डायनेस्टी है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी। अब ये इक्ष्वाकु रामचंद्र वाली डायनेस्टी नहीं है, दे आर नो वेयर रिलेटेड टू देम, ठीक है। हमको जो हिस्टोरिकल सोर्सेज से पता चलता है कि ये कहीं से वो श्री रामचंद्र वाली डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं थे, ठीक है, बट दे बिलीव कि वो राम के बहुत बड़े प्रोपाउंडर या फॉलोअर हैं। तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो है ये जो सिटी ऑफ नागार्जुन कोंडा स्टैब्लिश करती है, और लेटर चल ऑन ये जो है सिटी बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर बन के निकल के आता है, बुद्धिस्ट सेंटर बन के निकल के आता है, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन यहाँ से किए। अब ये देखिए यूपी पीसीएस प्री 2022 में कितना इजी सा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, देवता और उनकी पहचान, ठीक है, आइकनोग्राफी, ठीक है, यानी गॉड्स और उसकी आइकनोग्राफी कौन कौन सा है। तो शिव का ऑब्वियसली त्रिशूल है, विष्णु का चक्र है, गणेश का रस्सी या फंदा है, और सरस्वती का वीणा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, सबके लिए चीज केक था, राइट। अगला है दार्शनिक और दर्शन, यानी फिलोसफर और उनकी फिलॉसफी, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग दिया है, लेकिन ये मैच ऑलरेडी मैच्ड है, ठीक है। तो रामानुज ये विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं, ठीक है, यानी क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म की बात कर रहे हैं, इनकी फिलॉसफी है क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, ठीक है। माधवाचार्य द्वैत यानी डुअलिज्म की बात करते, कह रहे भाई ईश्वर और जो आत्मा और परमात्मा ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग है, एक नहीं है, ठीक है। अब ये जो है रामानुज कहते हैं विशिष्ट अद्वैत यानी क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, अलग अलग तो हैं लेकिन सम वॉट रिलेटेड भी हैं, इनका कहना है, ठीक है। ये फिलोसफिकल डिस्कशन है, कभी किसी और क्लास में लूंगा। जैसे शंकराचार्य से ही थोड़ा सा आगे चले हैं रामानुज, जो शंकराचार्य बोलते हैं कि नॉन डुअलिज्म है, दो नहीं है। तो दो नहीं है का मतलब क्या है, एक है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत क्लियर नहीं है। शंकराचार्य नॉन डुअलिज्म की बात करते हैं, ये भी नॉन डुअलिज्म की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक जो है विशिष्ट अद्वैत है, यानी जो एक बहुत बड़ी पावर है, उस पावर के हम छोटे से अंग हैं, ये क्वालिफाइड है, ठीक है। क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म की बात करते हैं। निम्बारक जो है द्वैत अद्वैत की बात करते हैं। निम्बार्क जो है ये लेटरॉन के सेंट हैं, भक्ति सेंट है, ये द्वैत अद्वैत की बात करते हैं। मतलब क्या हुआ समझिए, द्वैत अद्वैत, तो इनकी फिलॉसफी ही किसी को क्लियर नहीं है, बहुत लोगों ने की, यानी डुअलिज्म भी है, यानी दो भी हैं और दो नहीं भी हैं। कह रहे हैं आत्मा और परमात्मा कैन बी टू डिफरेंट एंटिटी, और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। वो मुझे जहां तक लगता है, मेरी समझ से हम क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म की तरफ ही इनका भी इशारा है। वहीं वल्लभाचार्य जो हैं ये कहते हैं कि शुद्ध द्वैत है, ठीक है, शुद्ध द्वैत है, यानी 100% दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे माधवाचार्य और वल्लभाचार्य, ये माधवाचार्य द्वैत कहेंगे, ये वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत कहेंगे। तो ये दो फिलोसफर आप देखोगे कि उनसे अलग हैं, रामानुजाचार्य, निम्बारक और शंकराचार्य, इनकी फिलोसफी लगभग सिमिलर लाइंस पे चलती है। वहीं वल्लभाचार्य और माधवाचार्य की जो है फिलोसफी थोड़ी सी अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज आवर कोर्स, जो अभी चल रहा है उसी का पार्ट है, बट दिस सेक्शन इज फ्री। जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपका ये PYQs 25,000 PYQs जो डिस्कशन चल रहा है, ये 25,000 PYQs आपको वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं सबके लिए, फॉर ऑल वीडियोस आर फ्री एंड विल रिमेन फ्री, ठीक है। तो ये वीडियोस फ्री हैं, ठीक है, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोग्राम जो कि ARO क्रैश कोर्स 2025, एंड यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट फॉर द PCS 2025, ठीक है। लेकिन PCS 2025 का डेट अभी काफ़ी आगे है, तो उसके लिए एक शॉर्ट क्रैश कोर्स हम लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो ये ARO का जो क्रैश कोर्स है आपका 2025 का, इसमें आपका कंप्लीट GS का डिस्कशन होगा, कंप्लीट हिंदी की क्लासेस होंगी, करंट अफेयर्स होगा, और ये देखिए शेड्यूल मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि शेड्यूल ये आपकी क्लासेज जो होंगी लगभग 1 से 1.5 घंटे की, क्या है, मंडे टू फ्राइडे,
ठीक है, चलेगी जब तक कि आपका आर ओ का प्रीलिम्स नहीं हो जाता। ठीक है, प्रीलिम्स नहीं हो जाता। एंड बिलीव मी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन माइन्यूट डिटेल्स, नथिंग विल बी लेफ्ट अनटर्न। सारा का सारा आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। अभी तो क्लासेस ये यूट्यूब पे आपको फ्री मिल रही हैं ये वाली, ठीक है। बाद में हम कोशिश करेंगे कि वी स्विच टू, कि हम कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें कि जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किसी एक चैनल पे, या जो है प्राइवेट क्लासेस रहेंगी, कुछ क्लासेस प्राइवेट रहेंगी, सारी पब्लिक नहीं होंगी, बिकॉज वी हैव टू सर्वाइव, राइट। तो ये आपको जो है ये वाला डिस्कशन फ्री मिल रहा है। और आप देख के ये बताओ कि क्या पीवाईक्यू डिस्कशन इतने डिटेल में कहीं पे कुछ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां से आपका अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो वो नहीं छूटेगा। कंप्लीट कोर्स कवरेज होगा अलॉन्ग विद 10 फुल लेंथ टेस्ट, 10 जो है एफएलटीज भी होगा। तो दिस इज आवर प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, फोकल आईएएस का। इसको ज्वाइन करिए और अपडेट रहिए। इसी से रिलेटेड जो एक चैनल है जहां पे आप इस ग्रुप चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हो, कोई जानकारी चाहिए तो यू कैन आस्क। तो उस चैनल का नाम है यूपीपीसीएस न्यूज, ठीक है, यूपीपीसीएस न्यूज, ठीक है। तो ये दोनों चैनल में से आप कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए यूपीपीसीएस न्यूज़ पे आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा जो आपका आर ओ टारगेट 140 बैच है, एंड बिलीव मी, अगर आप हमारे साथ लगते हो इस बैच में पूरा जब से, और सारी क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हो, तो आई कैन गारंटी आपका नाम जो है प्रीलिम्स वाली लिस्ट में 100% दिखेगा। दैट्स अ गारंटी, 140 प्लस बैच है। मंडे टू फ्राइडे क्लास है ऑन करंट अफेयर्स, जीएस एंड हिंदी। पीवाईक्यू डिस्कशन होगा 25,000 पीवाईक्यू का। 10 फुल लेंथ टेस्ट है। मोड ऑनलाइन बस होगा, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। पर्सनल मेंटोरशिप किसी को चाहिए तो वी कैन अरेंज दैट थिंग ऑन गूगल मीट। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गूगल मीट पे हम अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए। स्पेशल क्लासेस होंगी ऑन हिंदी, ठीक है। सो वी आर सर्चिंग फॉर द बेस्ट फैकल्टी। राइट नाउ वी हैव नॉट, वो जो है उनको सिलेक्ट करके फाइनल नहीं किया है। वी आर इन द मिडल ऑफ scrutinizing the things. when the things will be scrutinized we will let you know, बट ये हम कर लेंगे, ठीक है। तो हिंदी के लिए फैकल्टी, ठीक है, हिंदी मुझे बहुत अच्छी आती है पर्सनली, माई हिंदी इज़ वेरी गुड, बट अभी मेरे ऊपर खुद इतना लोड है कि आई कैन नॉट टेक दैट क्लास ऑफ हिंदी। सो वी आर इन मिडल ऑफ समथिंग, वी आर स्क्रूटनाइजिंग द फैकल्टी जो हिंदी आपको अच्छे से पढ़ा सके। लैंग्वेज कैसा होगा, तो लैंग्वेज आपने देख रखा है, बाइलिंगुअल डिस्कशन होगा, सो दैट नो वन कैन लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र हो चाहे इंग्लिश मीडियम का छात्र हो। वैलिडिटी कब तक होगी, ठीक है, तो ये तो है आपका प्री का कोर्स, लेकिन इसकी वैलिडिटी हम टिल मेंस आरओ तक रख रहे हैं, क्योंकि आरओ के मेंस में 120 मार्क का आपका ये जीएस तो आएगा ही, और प्लस जो है 60 मार्क का हिंदी भी आएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन कम हो जाएंगे, मार्क 60 ही रहेंगे, ठीक है। वहाँ 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो दिस थिंग विल हेल्प यू देयर इन योर मेंस प्रिपरेशन। सो इस प्रोग्राम की वैलिडिटी आपको तब तक मिलेगी। डेली हैंड आउट्स मिलेंगे आफ्टर ईच क्लासेस, ठीक है, आफ्टर ईच क्लासेस। और ये हैंड आउट अगर आपको चाहिए, ठीक है, चाहे ये हैंड आउट आपको इसी, मतलब आपका जो पीवाईक्यू डिस्कशन है इसकी भी पीडीएफ चाहिए, तो यू हैव टू गेट द पेड कोर्स, ठीक है, क्योंकि वीडियोस आर फ्री, हैंडआउट्स आर नॉट, ठीक है। डेली 20 यूपीएससी रेप्लिका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको हैंडआउट में दिए जाएंगे अलॉन्ग विद क्या पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इतना रहने वाला है, इतना डिटेल। फी इज जस्ट 2499, ठीक है। अच्छा, तो ये फीस कुछ लोगों को ज़्यादा लग सकती है, बट दे आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर डूइंग, तो मेरे हिसाब से ये फीस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू डिस्कशन है, क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, हैंड आउट्स है, प्लस अलग से ये जो 20 क्वेश्चन है ना, सोचिए 70 दिन क्लासेस, 60 दिन क्लासेस चलेगी, 20 60 इंटू 20 कितना क्वेश्चन हो गया, यू कैन अज्यूम। तो ये 20 से ज़्यादा हमारी टेस्ट सीरीज ही हो गई। तो ये प्रोग्राम अगर आप रिगरसली थोरली फॉलो कर रहे हैं तो यू विल गेट योर नेम इनटू द लिस्ट 100%, दैट इज अ गारंटी। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। इतना हमने बात कर ली, ठीक है। रजिस्टर करने का ये तरीका, आफ्टर द पेमेंट शेयर स्क्रीनशॉट विद यूटीआर नंबर एट दिस नंबर और इस मेल पे, ठीक है। और फाइनल जो बैच स्टार्ट हो रही है आप लोगों की, वो 5 फरवरी से हो रही है। ये तो ऑनगोइंग है, लेकिन 5 फरवरी से हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात की थी, हिंदी इंग्लिश जैसा आपका कमेंट होगा। अगर इफ़ यू वांट दिस इन इंग्लिश, सो वी कैन कन्वर्ट दैट। दिस इज
स्क्रीनशॉट ऑफ अ बुक दैट वी हैव अर्लियर डिस्कस, क्योंकि घटना चक्र जो है बहुत डिटेल डिस्कशन है उसमें, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से, और रेपिटेशन ऑफ द थिंग्स है। यहाँ पे वन लाइनर है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत लगेगी, आई माई सेल्फ विल एक्सप्लेन दोज थिंग्स टू यू, ठीक है, मैं खुद से आपको वो चीज एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगला क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस ACF RFO 2021 के मेंस जीएस पेपर में पूछा गया, मंडन मिश्र किसके शिष्य थे? तो ये कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। अच्छा, अब ये मंडन मिश्र हैं कौन? तो मंडन मिश्र की कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, मिथिला वाले रीजन से रिलेटेड हैं, और ये कौन से स्कूल ऑफ फिलॉसफी के फॉलोअर थे? तो हिंदू स्कूल ऑफ जो फिलॉसफी है जिसको हम मीमांसा भी कहते हैं, मीमांसा, ठीक है। अब मीमांसा एक उत्तर मीमांसा है, एक पूर्व मीमांसा है, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा आप इसको देखिए जाके कि उत्तर मीमांसा क्या है और पूर्व मीमांसा क्या है, ठीक है। तो ये उत्तर मीमांसा के जो है फिलोसफर हैं, ठीक है, हिंदू फिलॉसफी के फिलोसफर हैं कुमारिल भट्ट के शिष्य, ठीक है, मंडन मिश्र, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। मंडन मिश्र इज वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है, और इनका जो है जो मीमांसा स्कूल है इसके बारे में भी जानिए कि अगर ये हिंदू फिलॉसफी है और ये गुप्ता पीरियड की स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, गुप्ता पीरियड की, तो गुप्ता पीरियड में हमको पता है कि वैष्णविज्म का राइज हो रहा था, तो ये जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है मीमांसा, ये भी कभी कहीं ना कहीं जो हिंदू जो है जो हिंदू या ब्राह्मणिकल रिलीजियन को ज़्यादा सपोर्ट करेगी, ठीक है, ब्राह्मणिकल रिलीजियन को ज़्यादा सपोर्ट करेगी, उनको जस्टिफाई करेगी, उनको थॉट्स को जस्टिफाई करेगी, ये सारी चीज़ें स्कूल ऑफ फिलॉसफी में आपको देखने को मिलेगा। और इसी स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अगेंस्ट जो है शंकराचार्य का पूरा काम हुआ था, ठीक है, ये याद रखना। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह किस में कहा गया? ऑब्वियसली कॉमन गेस है कि कर्म की चिंता मत कर, जो है फल की चिंता मत कर, बस कर्म किए जा, बार बार हमने सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ गीता। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता, ऑब्वियसली। तो भगवत गीता में जो सैल्वेशन के लिए जो आपका नॉलेज है, ठीक है, आपका जो कर्म है और भक्ति, इन तीनों को इक्वल वेटेज दिया गया है ना, किसी को कम ज्यादा नहीं बताया गया है। तो दिस इज द व्हाट व्हाई गीता इज वेरी फेमस, इसी रीजन की वजह से गीता इज वेरी फेमस। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो हेलियोडोरस जो है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख, तो बेस नगर जिसको हम विदिशा भी बोलते हैं, MP में है, ठीक है, हेलियोडोरस का यहाँ पे पिलर और गरुड़ इंस्क्रिप्शन मिलता है, गरुड़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, विदिशा मध्य प्रदेश से हेलियोडोरस का, इसमें जो है वो उसको अपने आप को परम भागवत बोलता है, ठीक है, परम भागवत बोलता है, हेलियोडोरस का ये बेसनगर का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं, तो एक तो अगर आप देखो तो वन इज एट, अभी हमने आदि शंकराचार्य जोशी मठ, जोशी मठ कहाँ पे है? तो जोशी मठ इज इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। देन द्वारका गुजरात में, ठीक है, द्वारका इज इन गुजरात, जिसको हम शारदा मठ के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। देन पुरी, ठीक है, पुरी आपका उड़ीसा में, पुरी। देन आपका जो ये है आपका रामेश्वरम वाला श्रृंगेरी, श्रृंगेरी तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये 4 मठ हैं, क्लियर है। 2006 का क्वेश्चन, नयनार कौन थे? अब ये बहुत आसान है आप लोगों को याद करना, ठीक है। तो नयन, नयन किसके, तीसरी आंख किसकी है? नयन याद रखना हमेशा, क्योंकि नारायण, नयनार से लोग नारायण याद कर लेते हैं, नयनार से नयन याद रखना आप लोग, नयन मतलब आंख, और तीसरी आंख है शिव के पास। तो नयनार वेर शैवाइट्स, शैव धर्मानुलंबी थे, शैवाइट्स थे, शैव थे, ठीक है। और वहीं पे जो अलवर थे, अलवार, अब याद रहेगा क्योंकि 2 ही हैं, अलवार जो हैं ये वैष्णव थे, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब जो है ये कुछ मार्ग बताए हैं, ठीक है। तो वल्लभाचार्य का जो मार्ग है, इन्होंने पुष्टि मार्ग की बात की है, ठीक है, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग की बात करते हैं। और 2023 वाले RO का जो पेपर आपका कैंसिल हुआ है, वो पूछा है कि वल्लभाचार्य जो है वो अपने प्रभु को किस नाम से पूजते हैं। तो इन्होंने एक मठ भी बनाया है नागौर में, ठीक है, और ये जो है भगवान विष्णु को किस नाम से पूजते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपसे भी क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि ये PYQ का पार्ट है कि ये भगवान विष्णु को किस नाम से पूजते हैं, ठीक है।
ये आप कमेंट में बताओगे। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत अभी हमने बात की, माधवाचार्य जो है वो द्वैत अद्वैत है, और शंकराचार्य जो है अद्वैत है यानी नॉन डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म। ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए वैशेषिका, कुछ जो 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, तो ये 6 मेन स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, दीज आर द 6 मेन स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इसी के साथ इसको हम क्या, कौन सा स्कूल, इसको हम आस्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी बोलते हैं, आस्तिक, ठीक है। और जो हमारे पास कुछ नास्तिक हैं, नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। तो आस्तिक नास्तिक क्या है? आस्तिक नास्तिक से आप सोच रहे हो कि आस्तिक वो जो भगवान पे बिलीव करता है, नास्तिक वो जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, बट दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। यहाँ पे आस्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी और नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी से मतलब बस इतना है कि आस्तिक वो हैं जिनका वेद में विश्वास है, दोज हु बिलीव इन वेदास, राइट, वेदास। और नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है हु डू नॉट बिलीव इन टू द वेदास। क्लियर है? ये डेफिनेशन याद रखना, कहीं पे किसी ने पूछ लिया तो आप बता सकते हो आराम से, ठीक है। व्हाट इज आस्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी एंड व्हाट इज नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो पहला हम बात करेंगे वैशेषिका। वैशेषिका क्या है? तो इन फिलॉसफीज को मैं डिफाइन बहुत ब्रॉड तरीके से कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। वी आर डिस्कसिंग PYQ हियर, सो वी विल डिस्कस ओनली दोज पॉइंट्स विच इज रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है वैशेषिका, जिसके प्रोपाउंडर हैं कनद, ऋषि कनद। अब कनद जो है, ये कनद का मतलब इनसे कण से भी लिया जाता है। कण का मतलब क्या है? एटम, ठीक है। तो ये कहते हैं सब कुछ एटम से बनता है। साइंस ऑफ लॉजिक, फ्यूटिलिटी ऑफ माया, दोनों की बात करते हैं कि माया कुछ नहीं है, लॉजिक के ऊपर बात करते हैं। तो ये वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी कैसी, लॉजिक पे बात करती है, ठीक है। वहीं न्याय, तो वैशेषिका और न्याय ये दोनों एक ही जैसी, सॉरी वैशेषिका न्याय नहीं, संख्या और न्याय, ठीक है। न्याय ये किसके प्रोपाउंडर हैं? गौतम, और ये लॉजिकल क्वेस्ट की बात करती है। योग पतंजलि का है, तो ये मेडिटेशन और समाधि की बात करती है। सांख्य, सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी ये फिजिकल और मेंटल जो है पेन्स को से लिबरेशन दिलाने के लिए बात करती है। इसके प्रोपाउंडर कपिल हैं। संख्या धर्म इसका जो है ग्रंथ है। सांख्य और न्याय जो लगभग एक ही जैसी फिलॉसफी है, ये संख्या की बात करती है और ये उसी जो है संख्या को वो प्रोपाउंड करके बात करती है, ठीक है, सांख्य और योग। देन आता है वेदांत, ये वेद व्यास हैं, ठीक है, और मीमांसा जामिनी, ठीक है। तो ये प्रोपाउंडर्स का एटलीस्ट नाम याद रखना, फिर स्कूल ऑफ फिलॉसफी अपने हिस्ट्री वाले किसी लेक्चर में विल डिस्कस इन डिटेल। अब आते हैं सीधे मौर्यन एज पे, यहां से हमारा स्कूल ऑफ फिलॉसफी खत्म हो गई। मौर्य एम्पायर, ठीक है। मैंने बोला था कि एक दिन में विल फिनिश दिस थिंग, बट एक दिन में फिनिश करने का मतलब ये बहुत लेंदी हो जाता, राइट, बहुत लेंदी हो जाता, फिर आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होता। सो इसको हम पार्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। बाकी तब तक जो है आप थोड़ा सा उसमें भी आ जाओगे कि हाँ अब ढंग से करना है, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है कि आपका RO का एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है। तो ये अपने हमने डिस्कस भी किया था कि जो अभी कैलेंडर आया है उसमें डेट तो नहीं दी हुई है, लेकिन कुछ डेट्स रिजर्व हैं, जैसे 27 अप्रैल है, ठीक है, फिर 4 मई है, फिर 11 मई है। तो इन्हीं तीनों डेट्स में से आपका RO का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा, और मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि 27 अप्रैल को आपका RO का एग्ज़ाम हो। तो आप लोग मान के चलोगे कि हमारा जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो रहा है वो 27 अप्रैल को ही हो रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ें और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है, मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक किसको माना गया, कौन से ग्रंथ को? तो विष्णु पुराण को, ठीक है। और आंध्रों के इतिहास के लिए, ठीक है, तो मत्स्य पुराण को। और भी ग्रंथ हैं, लेकिन इन गिवन ऑप्शंस में से ये है। तो मौर्यों के इतिहास के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें तो मौर्यंस जो हैं, तो उनके इतिहास के लिए अपने पास क्या क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजी है, ठीक है। तो उसमें आर्कियोलॉजी में पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, पिलर्स हैं, ठीक है, पिलर्स हैं, और क्या है, केव्स हैं, ठीक है, केव्स हैं। और पॉटरी वगैरह तो कम है, लेकिन पिलर्स और केव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मौर्यों का इतिहास जो हमें विष्णु पुराण से पता चलता है, और मत्स्य पुराण जो है ये हमको आंध्रों का इतिहास। तो आंध्र कौन है? आंध्र यहाँ वाले, यानी सतवाहन की बात कर रहा है।
सतवाहनों के इतिहास के लिए हमारे पास जो बुक है वो मत्स्य पुराण है। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को जांगलविद कहा जाता था। ठीक है, तो द पर्सन हु यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पॉइजन, ठीक है, ही यूज्ड टू लिव अलॉन्ग विद द किंग, ही वॉज जांगलविद। अब ये जांगलविद रहते क्यों थे? तो मौर्यन काल में फेमस थी कौन सी? विषकन्याएं। ठीक है, विषकन्याओं का प्रचलन था। ठीक है, तो विषकन्याएं जो हैं ये इनको एज एन मर्सनरी यूज किया जाता था फॉर द किलिंग्स, इसीलिए आपका जंगलविद भी देखने को मिला। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है तो अग्निमित्र, यहाँ जो भी ऑप्शन रहा हो, तो अग्निमित्र हमको पता है कि अग्निमित्र कौन है। ठीक है, तो अग्निमित्र जो है वो किसका बेटा है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का बेटा है ना, पुष्यमित्र शुंग। अब ये पुष्यमित्र शुंग कौन है? तो ही इज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी का फाउंडर है। और इसी के बारे में हमारे फेमस जो राइटर हैं, पोएट हैं, ठीक है, जो पोएट ऑफ इंडिया हैं, कालिदास ने एक जो है बुक लिखी है, वो लव स्टोरी है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, क्लियर है? मालविकाग्निमित्रम याद रहेगा, रिटन बाय कालिदास। दिस द बुक बेस्ड ऑन द लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्र एंड मालविका। ठीक है, अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कहानी पे बेस्ड ये पुस्तक है। तो दिस इज नॉट जस्ट बुक ऑफ अ लव स्टोरी। ठीक है, तो ये और भी वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम कंटेन करती है और बताती है। ठीक है, नाउ अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर कहाँ से निकाला जाता था? तो ऑप्शन ज्यादातर चुनार से निकाला जाता है। चुनार इज अ प्लेस नियर वाराणसी। ठीक है, चुनार से निकाला जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनार से आता था, मथुरा से भी पत्थर आने के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, गया से भी पत्थर आने के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है। ठीक है, अशोक ने कैसे कन्वर्ट हुए, जो है धम्मा की रक्षा करनी चाहिए, सारी ये है 12th जो है, जो आपके इनके शिलालेख हैं, 12वां। ठीक है, अच्छा, जो 13th रॉक एडिक्ट है, ये तो 12वां है, 13th रॉक एडिक्ट है। ये 13th रॉक एडिक्ट जो 12वां तो हमने बात की कि धम्मा के प्रोपाउंडेशन के बारे में बात करता है। 13th रॉक एडिक्ट जो है ये बात करता है अबाउट कलिंगा वॉर। तो मैं यही साथ साथ डिस्कस करता चल रहा हूँ। और जो आपका सेकेंड रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां और दूसरा और 12वां, ये 3 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड वाले में क्या मेंशन है? तो दूसरे वाले में मेंशन है, अशोक कहते हैं, क्या कहते हैं अशोक भाई सुनो। तो अशोक कहते हैं कि यहाँ पे, यानी जो श्रवण बेगोला जहाँ इनके दादाजी आए थे, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने संलेखना और संथारा प्रैक्टिस किया, इससे साउथ में, ठीक है, कुछ जो है स्मॉल किंगडम्स हैं, छोटे, जिनको ये बोल रहे हैं चेर, चोल। ठीक है, चेर नहीं, ये केरला पुत्रम बोल रहे हैं, चेर, चोल, पांड्य और सरिय पुत्र किसी एक को बोल रहे हैं, कि ये बता रहे हैं कि इनसे हमारे बहुत अच्छे और घनिष्ठ संबंध है। अशोक कह रहे हैं अपने इस अभिलेख में, ठीक है, कि वी हैव वेरी कॉर्डियल रिलेशन विद दीज किंगडम्स। ठीक है, ये जो चोर, चेल, पांड्य हैं, इनसे हमारे बहुत कॉर्डियल रिलेशन है। एंड वी हैड मेड द अरेंजमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटी देयर, तो कुछ मेडिकल फैसिलिटी का अरेंजमेंट भी वहाँ पे करवाया। ये अशोक अपने सेकंड मेजर रॉक एडाइट में बताते हैं। क्लियर रहेगा, भूलेगा नहीं। संगम के बारे में जानकारी कौन से अशोक के कौन से अभिलेख में मिलती है? तो दूसरे अभिलेख में मिलती है। ठीक है, मेजर रॉक एडाइट में। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था 8 वर्ष के बाद में। ठीक है, 8th रेनल ईयर में। ठीक है, ही अटैक्ड कलिंगा। ठीक है, प्राकृत भाषा के पोषक थे तो सतवाहन नरेश थे। ठीक है, ये प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे। और ये प्राकृत कैसी? तो ये मराठी प्राकृत होती थी इनकी, मराठी प्राकृत। ठीक है, तो प्राकृत पूछे, मराठी प्राकृत पूछे। ठीक है, आप देखो लाइन से 2021 के सारे प्रश्न आपको दिख रहे हैं। ठीक है, कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन कहाँ मिला? सतवाहनों में मिला। इनके एक राजा खुद जो है बहुत फेमस जो है पोएट थे। ठीक है, उनका नाम था हाला, और इन्होंने पहली मराठी में बुक लिखी। ठीक है, जिसका नाम है गह सप्तसई इज अ कलेक्शन ऑफ 700 लव पोएम्स।
ठीक है, और ये भी अर्ध मराठी में लिखी हुई है, प्राकृत लैंग्वेज में, ग सब सही भाई हाला। और ये ही हिमसेल्फ वॉज अ रेनॉन्ड सतवाहन किंग। ठीक है, मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई तो ये कुषाणों के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी 2021 में। ठीक है, कुषाणों के काल में वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो कहा जाता है कि अशोक ने सबसे पहले अपने गवर्नर, जो गवर्नर इनका था सौराष्ट्र का, उससे यहाँ पे एक जो है उसके अंडर में एक कनाल बनवाया था। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाद में इसको रिपेयर करवाया था अशोक ने। ठीक है, अशोक के रिपेयर कराने के बाद ये फिर खराब हुआ। तो ये जो रुद्र दमन है, रुद्र दमन, ठीक है, रुद्र दमन इसको फिर से रेनोवेट करवाता है और यहाँ पे गिरनार इंस्क्रिप्शन भी लिखवाता है। गिरनार इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, सॉरी गिरनार, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो ये जानकारी हमको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ही मिल रही है। और रुद्रदमन, रुद्रदमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ये अशोक के बारे में, इसके बारे में सब बता रहा है कि क्या क्या लोगों ने किया था। ठीक है, और मैंने भी किया है, मैंने भी रिपेयर करवाया है। ठीक है, तो रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। अब ये रुद्रदमन कौन है? शक है, ठीक है, कुषाण है, कौन है ये आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, बाद में जहांगीर का भी कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, ये सॉरी हाँ जहांगीर का भी कंट्रीब्यूशन है, ये याद रखना। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती थी कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये अशोक ही बता रहे हैं। ठीक है, अशोक ही बता रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण, जो धामेक स्तूपा है सारनाथ का, हमने बात की कि सारनाथ में 3 स्तूप हैं, आपसे पूछा भी था। तो एक तो धामेक है जो कि मेन है, धामेक। ठीक है, एक है चौखंडी, चौखंडी स्तूपा। ठीक है, और एक स्तूप है, उसका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छा सा नाम है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए अगर आपको रिकॉल हो पा रहा है। धामेक है, चौखंडी है, और एक और स्तूप है। आई टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, पता है मुझे बट रिकॉल नहीं है। तो ये अशोक ने बनवाया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। तो सबसे जो आज के इंटैक्ट स्तंभ है अशोक का, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो स्तंभ है, पिलर हैं, ठीक है, लर्न वो हैं, वो आपको चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। तो हमारे पास 2 चंपारण है, एक है वेस्टर्न चंपारण, एक है ईस्टर्न चंपारण। तो यहाँ पे एक लौरिया नंदनगढ़ है, नंदनगढ़, दूसरा है लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज। यहाँ पे दोनों जगहों से हमको अशोक के पिलर्स मिल रहे हैं। तीसरा पिलर हमको यहाँ बिहार में वैशाली में मिल रहा है। वैशाली में, कहाँ से? वैशाली से। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। गुर्जरा लघु जो है शिलालेख, गुर्जरा का स्मॉल जो शिलालेख है जिसमें अशोक के का नामोल्लेख किया गया है, स्थित है। तो गुर्जरा इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें पहली में हमको अशोक का नाम मिलता है। गुर्जरा कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस की बात किसमें की गई? अभी बात की थी तो शिलालेख 12 में, 12वें नंबर पे। ब्राह्मी लिपि का जो सर्वप्रथम पढ़ा गया, तो जो ब्राह्मी है इसको सब सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जो डेसाइफर था, जेम्स प्रिंसेप ने इसको डेसाइफर किया था। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है तो अनुराधापुर से, अनुराधापुर यानी श्रीलंका से। ठीक है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे, तो प्राकृत भाषा में सबसे प्राचीनतम शिलालेख हमको मिले जो पढ़े जा सकते हैं। शिलालेख तो और भी मिले हैं, लेकिन जो पढ़े जा सकते हैं सबसे पुराना हमको प्राकृत भाषा में ही मिला है। आगे बढ़ते हैं। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी, ठीक है, कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं। उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राज्यज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो जो ये वाला रीजन है यहाँ पे इन्होंने यूज किया अरामाइक स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे ग्रीक और खरोष्टी चली, ग्रीक और खरोष्टी। अच्छा, तो ये लैंग्वेजेस हैं। स्क्रिप्ट जो है ये अरामाइक जो है लैंग्वेज है, ग्रीक भी लैंग्वेज है, खरोष्टी स्क्रिप्ट है, याद रखना। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इलाहाबाद या प्रयाग का जो है स्तंभ बोलेंगे।
प्रयाग इंस्क्रिप्शन ऑफ क्वीन, ठीक है, क्वीन ऑफ अशोक है, ठीक है। तो अशोक की जो रानी है, यहाँ पे इसको क्वीन एडाइट भी बोलते हैं इसलिए। तो प्रयाग जो इंस्क्रिप्शन है इसको कहा जाता है कि अशोक की रानी ने बनवाया था सबसे पहले, ठीक है। इसी के ऊपर, इसी इंस्क्रिप्शन के ऊपर समुद्रगुप्त जो कि गुप्ता रूलर हैं, समुद्रगुप्त के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, हरिसेन, इसमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखते हैं, इयोलॉजी लिखते हैं, जिसमें वो समुद्रगुप्त की भर भर के प्रशंसा करते हैं। समुद्रगुप्त ने ये किया, समुद्रगुप्त ने यहाँ लड़ा, इनको मारा, ऐसे किया, भर भर के ये हरिसेन जो है इनकी प्रसन्नता, वो प्रशंसा करते हैं हरिसेन, ठीक है। तो ये जो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है या प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन का कहते हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त के ऑर्डर पे लिखा गया। तो ये सारी चीज़ें, या कौरवकी, क्वीन का नाम था कौरवकी का, जो क्वीन एडाइट है या कौरवकी का एडाइट है, जो कि अशोक की बीवी है, कौरवकी का एडाइट है। तो दीज ऑल इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे फिर बाद में जहांगीर का भी एक इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 इंस्क्रिप्शन यहाँ से देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने अब तक 3 इंस्क्रिप्शन पढ़े हैं, अगर हम रिकॉल कर पा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो तीनों कौन कौन से, अगर आप रिकॉल करो तो एक हमने पढ़ा था कहाँ पे, कलिंग में, भुवनेश्वर में। वो कौन सा है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, किसका है, खारवेल का है। एक हमने पढ़ा रुद्र दमन का जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले कनाल कंस्ट्रक्शन का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र, जिनका नाम था पुष्यगुप्त, उन्होंने करवाया, ठीक है। उसके बाद अशोक ने भी वहाँ पे थोड़ा बहुत काम करवाया, उसके बाद ये मैं करवा रहा हूँ, यानी रुद्र दमन करवा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर प्रयाग प्रशस्ति की बात कर रहे हैं, उससे पहले वहाँ पे क्वीन का एडाइट था, जो है अशोक का पिलर भी बोलते हैं, क्वीन से एडाइट है। अशोक की क्वीन कौरवकी ने वो अभिलेख लिखा था, ठीक है, वहाँ पे लिखवाया था, जिसमें अशोक का नाम भी मिलता है, ठीक है, अशोक के कामों का वर्णन है। बाद में जो है हरिसेन, जो कि मिनिस्टर है, अमात्य है, अमात्य के साथ उसके पास और भी एक पोस्ट है, वो उसी इंस्क्रिप्शन में बताता है, ठीक है, उसी इंस्क्रिप्शन में बताता है कि मैं जज भी हूँ, ठीक है। समुद्रगुप्त का मिनिस्टर है, हरिसेन है, ही वॉज अ गुड पोएट, ही वॉज अ गुड लवरेट ऑल्सो, ठीक है। वो यहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भर भर के लिखता है। उसके बाद जहांगीर का भी इंस्क्रिप्शन यहाँ से मिलता है। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन। एक और इंस्क्रिप्शन याद रखना, साउथ इंडिया का, ठीक है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के समय का है, ठीक है, जो जिसको मेगुत्ती जैन टेम्पल की दीवारों पे लिखा गया है, मेगुत्ती जैन टेम्पल की दीवारों पे लिखा गया है, जिसको हम बोलते हैं अय्होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन सेकंड। किसने लिखा, ये कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो ये 4 इंस्क्रिप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद देख लिया, इलाहाबाद के आगे फाहियान भारत में कब आया था। तो ये जो फाहियान है, अब यहाँ याद रखिए, ये भी मैं याद करवा ही दे रहा हूँ, फाहियान, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 2 के टाइम पे आया। अब ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 2 कौन है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 2 इज अ गुप्ता रूलर, याद रहेगा, गुप्ता रूलर, नहीं याद रहेगा तो कैसे याद करेंगे। तो हमको 2 ही इंपॉर्टेंट यात्री मिलते हैं, एक है फाहिन, एक है ह्यून सांग। अब ह्यून सांग और फाहिन, ठीक है, ये 2 यात्री हैं। तो एक जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 2 गुप्ता रूलर के टाइम पे आया, ये सबसे महान गुप्ता रूलर थे। ह्यून सांग जो आया है, तो ह्यून का जो फर्स्ट इनिशियल वर्ड है ये एच से स्टार्ट हो रहा है, और हर्षवर्धन का भी इनिशियल जो है एच से स्टार्ट हो रहा है। तो ह्यून सांग किसके टाइम पीरियड पे आ रहा है, हर्ष के टाइम पीरियड पे, यानी 650 का टाइम पीरियड लगभग होगा, 647 650 वाला, ठीक है, यानी 7th सेंचुरी में। और ये भाई साहब आ रहे हैं 5th सेंचुरी में, ठीक है, 5th सेंचुरी में आ रहे हैं, 399 में आ रहे हैं, ठीक है, 399 में आ रहे हैं, 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों का टाइम पीरियड है। और ये हर्ष के समय में जो ह्यून सांग आ रहे हैं, इसी के 2-4 साल बाद एक और आ रहा है आई सिंह, आई सिंह, ठीक है। तो ये तीनों को याद रखना। तो ह्यून सांग और आई सिंह का टाइम पीरियड लगभग एक है। अच्छा, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, अभी देखिए 13वें शिलालेख से, 2016 का क्वेश्चन है। मौर्यन मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। तो हु वाज द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू, ठीक है, लैंड रेवेन्यू। तो इट वाज समाहर्ता,
ठीक है। अब ये समाहर्ता जैसा पोस्ट हमको लेटर वैदिक पीरियड में भी मिलेगी, ठीक है, इसी तरह की पोस्ट है समाहर्ता, वहाँ भी नाम है, ठीक है। दूसरा है सन्निधत्रा। सन्निधत्रा मतलब क्या होता है ये बताइए। समाहर्ता लैंड रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड था। अशोक का समकालीन तुंग्रमय राजा था, तो ये इसका था मिस्र का राजा, ठीक है, मिस्र का, ठीक है, यानी इजिप्ट का। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था, तो ये था एटिगोना गोनाटास, ठीक है, इजराइल के आसपास में। टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, ये कहाँ का, इजिप्ट का शासक था, टॉलमी फिलाडेल्फस, ठीक है। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह है राजधर्म है, फ्लीट के हिसाब से, तो इतिहासकार फ्लीट है, ठीक है। 2006 में क्वेश्चन पूछा गया, लोअर मतलब ये आरओ है, यूपी एलडीए यूडीए मतलब आरओ, ठीक है। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। वो जो धम्मा फिलॉसफी थी वो बुद्धिज्म नहीं था इनके फ्लीट के हिसाब से, दैट वाज नॉट बुद्धिज्म। धम्मा जो फिलॉसफी है अशोक की, ये बुद्धिज्म नहीं है, ये राजधर्म है। उसको पता था कि हाँ अपनी प्रजा को, जनता को, राज्य को कैसे चलाना है, ये कहने का तात्पर्य है फ्लीट महाराज का। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है, तो ब्राह्मी है, याद रखना, ठीक है। किसने सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, उदारता यानी जो है आपका एम्पैथी, और करुणा यानी पिटी के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की है, तो इट वॉज अशोक। नाउ सांची का स्तूप बनवाया था, तो इसका भी कहते हैं कि अशोक ने ही बनवाया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वचन उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया स्तंभों पर, ठीक है। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन वेयर, तो इट वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स, ठीक है। तो पिलर्स इज नॉट करेक्ट, तो ये स्टोन स्लैब्स पे भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ऐसा नहीं है, इससे पूरा नहीं मिले। बुलंदी बाग जो है मैंने बात की है पिछली बार में, तो बुलंदी बाग जो है ये बेसिकली अशोकन पीरियड का जो एक्सक्वेशन हुआ है पटना में ही है, पाटलिपुत्र के पास में, ठीक है, बुलंदी बाग। आगे बढ़े, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हमने देख लिया बुलंदी बाग तक। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे। इट वॉज ओपन फॉर ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, बट नॉट फॉर शूद्रास, नॉट फॉर शूद्रास। ये भी 2006 में आरओ में पूछा गया। मौर्य काल में दंड विधान थे, तो दंड से समझ ही रहे हो आप लोग, तो दंड विधान कैसे थे, इट वॉज वेरी हार्श, ठीक है। यहाँ पे जो दंड विधान मतलब जो सजा थी, दैट वो सजा जो थी वो बहुत हार्श थी, मतलब अगर चोरी किया तो हाथ काट देंगे, इस तरह का। और ये जो दंड विधान है इट वाज लैक्स फॉर ब्राह्मण्स, यहाँ पे ब्राह्मण्स को थोड़ी छूट थी, वुमेन्स को थोड़ी छूट थी, चिल्ड्रंस को थोड़ी छूट थी। और सबसे ज़्यादा हार्श पनिशमेंट किसके लिए था, अगर वही क्राइम कोई शूद्र जो है कमिट कर रहा है तो, ठीक है, ध्यान रखना। कलसी प्रसिद्ध है, तो कलसी जो है अशोक का जो पिलर इंस्क्रिप्शन ही है, और कलसी आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, याद रहेगा, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर है। तो अशोक के शिलालेख के कारण, ठीक है, तो ये अशोक का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है कलसी, और ये देहरादून में पड़ता है, यूपी लोअर में पूछा गया 2008 में। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, तो चाणक्य का दूसरा नाम, द सेकेंड नेम वाज विष्णुगुप्त, ही वाज आल्सो नोन विद द नेम ऑफ कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे, तो हमने बार बार देखा है कि ही स्पेंडेड हिज लास्ट डे, ठीक है, लाइक अ वॉन्डरर, लाइक अ जैना मॉन्क इन श्रवणबेगोला कर्नाटका। देयर ही प्रैक्टिस संलेखना, जिसको हम संथारा के नाम से भी जानते हैं, आइदर और नोन विद द नेम ऑफ संथारा, ठीक है, जहां पे धीरे धीरे स्लोली दे स्टॉप टेकिंग मील्स, ठीक है, और अल्टीमेटली जो है इसको एकदम बंद कर देंगे और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट संलेखना और संथारा इज। अशोक का वश अभिलेख, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई है, बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियंस, जो आपस के रिलीजियंस हैं इसके बीच में टॉलरेंस होना चाहिए, वैमनस्यता की भावना नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा है जो इसका जो शिलालेख नंबर 12 है या 12 है, याद रहेगा, 3 बार यही प्रश्न हमने देख लिया। अब आ गया पोस्ट मौर्यन काल।
ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न जो टाइम पीरियड है, लगभग हमारी एंशियंट खत्म होने वाली है, हम इसको एक क्लास और लेंगे, ठीक है, एक क्लास और लेंगे, उसके बाद क्लियर करेंगे। तो अभी पोस्ट मॉडर्न का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहन। तो सतवाहनों का जो संस्थापक था, ये बार बार पूछा जाता है, सतवाहनों का जो संस्थापक था वो कौन था? तो सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहन, बट द मोस्ट फेमस सतवाहन रूलर वॉज गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। और इसके बारे में इसकी मदर का जो है नाने घाट या नासिक इंस्क्रिप्शन है, नाने घाट का नासिक इंस्क्रिप्शन अब किसका है? तो इनकी मदर का है, गौतमी बालाश्री, जिनमें इनकी विक्ट्रीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। विक्ट्रीज के बारे में बताया गया है कि हाउ ही डिफीटेड नहपना, ठीक है, नहपना, ठीक है। ये कौन सा रूलर था नहपना? तो ये आप कमेंट में बता दो, ठीक है। नाउ तो कारदमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे, तो ये ताम्र धातु में थे, यानी कॉपर में थे, ठीक। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है, तो सतवाहनों का नहीं। अभी हमने बात की किसका? 4 लोगों का उल्लेख है। तो केरला पुत्र अशोक अपने जो सेकंड जो शिलालेख है इसमें बात कर रहा है केरला पुत्र का, यानी चेराज का। सरीय पुत्र पता नहीं कौन है, सरीय पुत्र चोल और पांड्य, ठीक है, चोल और पांड्य। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है, तो इट इज हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ भुवनेश्वर। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, तो ये इट वॉज सतवाहन, जो हमको लगता है कि राजवंश है, और जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो इट वॉज सतवाहन आफ्टर मौर्य। जो आप देखोगे कि सतवाहनों से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, लेकिन गुप्ता आ जाएंगे तो धीरे धीरे उनके फ्यूडेटरीज हो जाएंगे। गुप्ता इनिशियली वर फ्यूडेटरीज ऑफ द कुशानाज, ठीक है, ये भी याद रखना। सतवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो अमरावती में। कहाँ पे? अमरावती वॉज देयर कैपिटल। और बाद में ये जो फेमस बुद्धिस्ट सेंटर भी बनेगा, नागार्जुनकोंडा। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है, ठीक है, कनिष्क के। तो ये कनिष्क का टाइम पीरियड क्या है? कनिष्क वॉज कुशाना, ग्रेटेस्ट कुशाना किंग, 81 CE है, ठीक है, 2014। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है, तो कनिष्क के काल में, ठीक है। तो कनिष्का वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने बुद्ध की प्रतिमा, मतलब बुद्ध की इमेज को सिक्कों पे लेके आया। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने, ठीक है, कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदमन से, ठीक है। काव्य बेसिकली जो रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, काठियावाड़ मतलब जूनागढ़ की बात कर रहे हैं, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है। तो काव्य शैली यानी गा गा के बताया गया है। और ये दिस इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन, जो रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, दिस इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन चेष्ट संस्कृत। चेष्ट संस्कृत मतलब जो बहुत कठिन संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है, संस्कृत में लिखा है उसने, ठीक है, चेष्ट संस्कृत में लिखा गया है, इन पोएटिक वे, ठीक है, याद रखना। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए, ठीक है, तो कुषाणों के द्वारा, ठीक है, नियमित रूप से, ठीक है। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, तो वही बता रहे हैं, सुदर्शन आलेख, ठीक, कहाँ पे? जूनागढ़ की। तो ये रुद्रदमन ने करवाया था, और यहीं पे ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी बनवाता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन देता है। प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम हैं, ठीक है। तो पणिनि जो है वो पणिनि वॉज रिलेटेड टू शुंग वंश। पणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है जो फड़े फूले शुंग राजवंश में। तो पतंजलि वॉज इनटू द कोर्ट ऑफ पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पणिनि कौन है? पणिनि, तो पणिनि तो बहुत पहले है, पतंजलि याद रखना, पणिनि गलत है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट ग्रामेरियन हैं, पणिनि और पतंजलि दोनों इंपॉर्टेंट ग्रामेरियन हैं, ठीक है। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम फले फूले, तो ये पणिनि गलत होगा, ठीक है, पणिनि क्योंकि बहुत पहले का है और इसके बाद में आए। तो ये बेसिकली जो पणिनि है, याद रखिए, यहीं पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। पणिनि वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पहली बुक लिखी है ऑन संस्कृत ग्रामर। एंड द नेम ऑफ द बुक इज, बुक का क्या नाम है? अष्टाध्यायी,
ठीक है। और अष्टाध्यायी क्या है? दिस इज द फर्स्ट बुक ऑन संस्कृत ग्रामर। इसी बुक के ऊपर 200, 300, 400 साल बाद पतंजलि, जो कि पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट में रहते हैं, इन्होंने कमेंट्री लिखी। ठीक है, तो इस कमेंट्री का नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। ठीक है, तो जो पतंजलि की महाभाष्य इज नथिंग बट अ कमेंट्री ऑन पनिनीज अष्टाध्यायी। याद रहेगा? ठीक है, तो क्वेश्चन गलत है, उसको सही कर लेना। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ है? तो विक्रम संवत वाज स्टार्टेड इन 58 BC। ठीक है, तो 58 BC में विक्रम एरा वाज स्टार्टेड। अब ये विक्रम कौन है? तो कहा जाता है कि MP का कोई रूलर था जिसने कुषाणों को हराया था फॉर द टाइम बीइंग, तो वहाँ पे वो विक्रम संवत स्टार्ट करता है। क्लियर है? महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे किसके? अब तो ये देखिए नीचे से दूसरा पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों में है, 135 वर्ष का है, तो आप निकाल लीजिए। शक संवत जो है 72 है और विक्रम जो है 58 है, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सही सुमेलन करना था, तो यहाँ पे डेमेट्रियस है, ये इंडो जो है यूनानी, इंडो ग्रीक है। तो डेमेट्रियस कौन है? तो ही वॉज एन फर्स्ट इंडो ग्रीक किंग जो इंडिया में आ रहा है, इंडो ग्रीक डेमेट्रियस। रुद्रदमन शक हैं, शक। ठीक है, गोंडोफर्निस ये पहलव हैं, पहलव, जिनको हम पार्थियंस भी कहते हैं, पार्थियंस। ठीक है, और वीमा कैडफिसस, विम कैडफिसस, वीमा कैडफिसस, कुजुला कैडफिसस, और भी नाम दिखेगा, कुजुला कैडफिसस। ये कुषाण हैं, जिससे आपको बाद में कौन? कनिष्क दिखने को मिलेगा, कनिष्का। ठीक है, और ये जो है शक है, शक, ये रुद्रदमन वाला, रुद्रा वाला, इनको सिथियंस भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के विदिशा के पास बेसनगर, विदिशा का हमने बात की थी, विदिशा इज नोन एज बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था, तो हेलियोडोरस ने। ठीक है, अभी देखा था, हेलियोडोरस ने। हमारे देश को इंडिया कह के संबोधित किया था, तो किसने इंडिया कहा था? ग्रीक्स ने। ठीक है, ग्रीक्स ने। ठीक है, हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो इंडो ग्रीक रूलर, हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक रूलर, स्ट्रैटो ने। अच्छा, इंडो ग्रीक और ग्रीक ये दो आप देखते हो, तो इंडो ग्रीक्स व फर्स्ट जो इंडिया में एंटर करते हैं, मेनलैंड इंडिया में। ठीक है, और ये फर्स्ट सेंचुरी BC के आसपास से ये घटना चालू होती है। फर्स्ट सेंचुरी CE BC, ये मतलब फर्स्ट सेंचुरी BC से लेके और सेकंड सेंचुरी CE तक की ये पूरी घटनाएं हैं, जब आपके इंडिया पे फॉरेन अटैक्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी जब आपका ईसा पूर्व खत्म होने वाला है और शताब्दी लग रही है, तब यहाँ पे अटैक होता है। ठीक है, उससे पहले जो है, तो उससे पहले भी हमारा जो है ग्रीक अटैक हुआ है। ठीक है, हम सुनते हैं कि बेबीलोनिया से अलेक्जेंडर आया था, उससे पहले भी आए थे लोग। तो जो ये अलेक्जेंडर वगैरह आए, तो ये वाला पार्ट जीत के और यहीं पे कुछ जनता अपनी छोड़ के चले गए। ठीक है, बाद में जब ये राजा यहाँ के कमज़ोर हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो जो जनता थी, क्योंकि ये तो ग्रीक थे, ये ग्रीक थे, लेकिन ये यहाँ पे बसे, तो यहाँ के लोकल लोग भी हैं, तो इनको इंडो ग्रीक कहा गया। तो बाद में जब ये अटैक करेंगे, तो इनको इंडो ग्रीक कहा जाएगा। ये अलेक्जेंडर का जो है ये ग्रीक है, याद रखना। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो इट वॉज वीमा कैडफिसस, वीमा कैडफिसस। ठीक है, और ये कौन है? कुषाण। तो किसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? कुषाणों ने, याद रहेगा। ओके, वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया, तो इट वॉज पोरस। ठीक है, पोरस। कौन सी नदी? तो झेलम। ठीक है, पोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था मत्संग में। ठीक है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में थे? तो चरक जो चरक संहिता लिखे हैं,
ही वॉज अ वेरी फेमस पर्सन जो आयुर्वेद से रिलेटेड है, आयुर्वेदा से। चरक संहिता लिखा है, बुक का नाम है चरक के। ही वॉज इन टू द कोर्ट ऑफ कनिष्क, और कनिष्क क्या था? द ग्रेट कुशानन रूलर। ठीक है, तो चरक कनिष्क के कोर्ट में थे। ठीक है, चरक के अलावा जो सर्जरी से रिलेटेड हैं, ठीक है, सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत, इनकी बुक का नाम आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, सुश्रुत। आयुर्वेद की प्रसिद्ध विद्वान हमने यहाँ पे देख लिया। संगम युग, चेर चोल पांड्य। ठीक है, तो चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये लेटर चोलाज है, मतलब ग्रेट चोलाज की बात यहाँ पे चालू कर दिया, संगम एज नहीं है। तो राजा फर्स्ट, ही वॉज ए इंपॉर्टेंट चोला किंग। ठीक है, संगम ग्रंथ तोलकापियम आधारित है व्याकरण पे, तो बाई तोलकापियार। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी है, तो कुराल, किसने लिखी ये भी आपको बताना है। शिल्पादिकर्म का लेखक एलियांगो अदिगल। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को 1014 में समर्पित किया गया, इज लोकेटेड एट थंजावुर। किसने बनवाया? तो राजा फर्स्ट ने, राजा फर्स्ट ने। अब थोड़ा सा यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ संगम युग, उसके बाद खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं संगम युग। तो हमने अशोक की बात करी ली है ना। तो कहा जाता है कि देयर वर टोटल 3 संगम्स। संगम क्या है? संगम इज नथिंग बट असेंबली ऑफ पोएट्स, लौरेट्स, पढ़े लिखों की, लौरेट्स। ठीक है, लौरेट्स क्यों हो रही है? तो इनको लग रहा है कि कुछ लोग आए होंगे नॉर्थ इंडिया से, या यहीं पे कुछ लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आए होंगे, पीएचडी वगैरह करके नॉर्थ से आए होंगे जैसे लोग, तो इनको लगा होगा कि यहाँ तो एजुकेशन बहुत अच्छा है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो लेट्स डू समथिंग। ठीक है, वाई वी नॉट स्प्रेडिंग द एजुकेशन है ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे मारकूट चल रहा है, अलग अलग कल्टिक वर्शिप है, ये सारी चीज़ें ये चल रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि चलो एक सिस्टम बनाया जाए। तो कहते हैं एक असेंबली बुलाई जाए ऑफ पोएट्स, कि जितने भी ये पुराण हैं, जो हैं भक्ति है, जो भी है, सबका सार जो है हम गा के कह के, जो जितनी भी हीरो की स्टोरीज हैं, किसी ने अपने गाय को बचाया कैसे बताया, सारी चीज़ों का हम संकलन करेंगे, तो एक असेंबली बुलाते हैं। सो द फर्स्ट असेंबली वॉज कॉल्ड एंड दिस असेंबली वॉज हेल्ड एट मदुरई। कहाँ पे हो रही है? मदुरई में। मदुरई जो है वो कैपिटल है किसकी? पांड्य राजाओं की। ठीक है, पांड्य राजाओं की, है ना। तो पहली संगम मदुरई में हो रही है, एंड इट वाज सेड कि दिस संगम वाज अटेंडेड बाय, किसने अटेंड किया? गॉड्स। ठीक है, चेयरमैन कौन थे यहाँ पे जिसने संबोधित किया? चेयरमैन कौन थे? तो कहा जाता था कि सेज अगतियार वॉज द चेयरमैन। और ये अगतियार इज नन अदर देन अगस्त्य मुनि, हम जिनको जानते हैं, तमिल में अगतियार बोल दिया, अगस्त्य मुनि चेयरमैन थे। ठीक है, तो ये संगम कब हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं 5000 साल पहले हुआ, ये हुआ। वी डू नॉट हैव आइडिया, नाइदर वी हैव एनी रिटन रिकॉर्ड्स, एविडेंसेस, बुक्स, कुछ भी सर्वाइव नहीं कर पाई फर्स्ट संगम की। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमको पहली संगम के बारे में इतना मालूम है। ठीक है, तो इसी में जो हमको एक जो है बुक जो है कहा जाता है कि इन्होंने लिखी थी, शायद तमिल ग्रामर के ऊपर एक बुक लिखी थी जो सरवाइव नहीं कर पाई है। ठीक है, तो आगे देखेंगे उसके बारे में। फिर सेकंड संगम कॉल की जाती है। ठीक है, सेकंड संगम जो है ये यहीं से थोड़ा सा ऊपर कपादपुरम में हुई। कहाँ पे? कपादपुरम। ये भी तमिलनाडु में ही है, और ये भी पांड्य राजाओं के अंदर ही हुई। कहाँ पे? कपादपुरम में। यहाँ पे भी कुछ सर्वाइव नहीं कर पा रहा, थोड़ा बहुत एक आध ग्रंथ मिल गया। ठीक है, फिर जो होती है अपनी तीसरी संगम, और इसको नॉर्थ मदुरई में होती है। कहाँ पे? नॉर्थ मदुरई। ठीक है, यहाँ के कुछ ग्रंथ हमको सर्वाइव करते हुए दिख जाते हैं।
ठीक है, तो उन्हीं ग्रंथों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्रंथों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ी सी चोर चेल पांड्यों की पॉलिटिकल हिस्ट्री संगम एज की देख लेंगे। ठीक है, संगम एज की चोरा चेलरों और पांड्यों की थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे। फिर जो है जो चोल इंपॉर्टेंट सबसे बचते हैं, लेटर चोलास 1000 के आसपास, अभी ये 3rd सेंचुरी सी की बात हो रही है, बीसी की बात हो रही है। ठीक है, 1000 मतलब 1300 साल बाद की हिस्ट्री चोलों की थोड़ी सी देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 संगम आपको समझ में आ गई कहाँ कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बुक्स लिखी गई इनको 2 थीम में डिवाइड किया गया, समझते जाइएगा। 2 थीम में, एक का थीम था लव, कंपैशन एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा, लव, कंपैशन, सेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, यानी सारे प्यार से संबंधित है। और एक का थीम था वेलर, वीरता, वीर रस, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया जो भी लिखी गई। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो जो लव है, लव वाली थीम है, इसको कहा गया अकम, यानी आंतरिक मन से, और ये इसको कहा गया पुरम। अकम और पुरम, ये 2 थीम है, याद रखना तमिल में। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमको जो है जो वर्क्स मिले हैं इसमें 18 मेजर वर्क्स हैं और 18 माइनर वर्क्स हैं, ऐसे डिवाइड किया गया। ठीक है, 18 मेजर वर्क्स हैं, 18 माइनर वर्क्स हैं, लेकिन ये आपके पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत डीप हो जाएगा, तो आई शुड नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये बेसिकली 18 मेजर वर्क्स और 18 माइनर वर्क्स याद रखना आप लोग, इसमें ज़्यादा नहीं करना है, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। इसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट हमको जो है एपिक्स भी मिलते हैं। ये तो वर्क्स हैं, 18 दूनी 36 हैं, और 5 एपिक हैं, यानी पुराण भी लिखे गए, और 2-3 ग्रामर भी लिखी गई, और ग्रामर भी लिखी गई, एपिक एंड ग्रामर। ठीक, तो जो एपिक में 2 ग्रामर इज वेरी फेमस, 2 बुक्स इज वेरी फेमस। वन इज शिल्पातिकरम। अब कुछ नहीं है, बृहस्पति देव के व्रत की कहानी आप लोगों ने सुनी है, वही है। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ एंकलेट। किसकी? पाजेब की कहानी है, पायल की। ठीक है, तो एंकलेट, स्टोरी ऑफ एंकलेट है। तो 3 मेन कैरेक्टर हैं इसमें। एक है माधवी, यहाँ पे पॉलिटिकल हिस्ट्री भी चेरा चोला पांडे की आपको पता चलेगी। एक है कन्नगी, एक है कोवलन। समझ में आया? तो ये 3 कैरेक्टर हैं, तीनों कैरेक्टर को ध्यान से याद रखना। अभी माधवी, कन्नगी और कोवलन। तो कोवलन और कन्नगी ये हस्बैंड वाइफ। अब यहाँ पे मैप की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। कौन है कोवलन कन्नगी? दीज आर हस्बैंड वाइफ्स। और ये जो है, ये जो चेर राज्य है, यहाँ के निवासी हैं। कहाँ के? चेर राज्य के। और कोवलन क्या है? इज अ ट्रेडर, बिजनेसमैन है, ट्रेडर है। ठीक है, और ये जो कन्न माधवी है ना, ये कर्टसियन है, यानी नाचने वाली है। कहाँ की है? मदुरई की, यानी पांडे कंट्री की, यानी मदुरई यानी पांडे कंट्री की। और ये जो है ये चेरा है, यानी आज का आपका केरला। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इस समय का जो कंटेम्प्रेरी किंग है, और इसी को पढ़ना है, एक ही नाम जानना है, नेंदुन चेलियन नाम है, नेंदुन चेलियन। किंग जो है पांडे राजा नेंदुन चेलियन है, और जो चेराओं का राजा है इसका नाम है, क्या नाम है? सेनुगुप्तवन। ठीक है, सेनुगुप्तवन। अब ये जो है ना अपने कोवलन भाई साहब, ये आशिक मिजाजी हैं। जब ये मदुरई जाते हैं तो इनको माधवी से क्या है? इश्क हो जाता है। यहाँ पे सारा अपना धन दौलत सारा माधवी के ऊपर मदुरई में लुटा देते हैं। माधवी के ऊपर ही स्पेंडेड हिज ऑल मनी एंड बिकम बैंकरप्ट। कंगाल हो गए, कंगाल हो गए। अब आए फिर अपनी बीवी के पास घर पे लौट के, तो भाई बीवी तो बीवी क्या बोली कि ऐसा देखो, ऐसा तो चल नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें। ठीक है, वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू बी, वी नीड टू बी सर्वाइव, तो हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो सी गेव हर एंकलेट, अपनी पाजेब अपने हस्बैंड को दे दी कि इसको बेच के फिर से बिजनेस स्टार्ट कर लो। फिर से ये पहुंचते हैं यहाँ पे। नाउ
इस समय क्या है, राजा के यहाँ खूब उत्सव चल रहा होता है, नेंदुनचलियन के यहाँ। अब नेंदुनचलियन के यहाँ उत्सव चल रहा होता है तो बढ़िया बढ़िया भोज वोज बनता है यहाँ पे, सब जानते हैं। तो रानी की पाजेब चोरी हो जाती है। सम व्हाट क्वीन लॉस्ट हिज एंकलेट। ठीक है, अब सबकी चेकिंग हो रही है तो सेम काइंड का ये पाजेब बेचता हुआ सुनार की दुकान पे मिल जाता है। रानी सेड दिस इज माई स्टोलन, वो क्या नाम है, पाजेब। और ये पाजेब है कन्नगी की। ठीक है, उनकी भी सिमिलर थी बट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। नाउ राजा ऑर्डर कर देते हैं, डेथ पेनल्टी दे देते हैं किसको, कोवलन को। कोवलन को फांसी दे दी जाती है। अब हुआ बवाल। ठीक है, कोवलन को जब फांसी मिल जाएगी, ध्यान से समझना स्टोरी, कोवलन को जब फांसी मिल जाएगी, अब परेशान कौन होगी, कन्नगी जो है फ्यूरिएट हो जाएगी, एकदम पगला जाएगी। कन्नगी जो है आएगी मदुरई एंड सी विल कर्स द सिटी ऑफ मदुरई। और कहा जाता है इस एपिक में कि मदुरई जो है धू धू करके जल रहा था। ठीक है, राजा मर गया, मदुरई जल रहा है। अब जो है सेनुगुप्तवन को पता चला यहाँ का जो चेरा किंग है, ये हमारे यहाँ तो बहुत पावरफुल वुमेन है, सी इज लाइक देवी। ठीक है, सी इज लाइक देवी, सी इज अ वेरी पावरफुल। तो ही स्टार्टेड, ये जो सेनगुप्तवन है एक कल्ट वर्शिप स्टार्ट करवाता है जिसको बोलते हैं पत्तिनी कल्ट। अब पूछेगा आपसे, ठीक है, कि पत्तिनी कल्ट वर्शिप वाज स्टार्टेड बाय तो चेरा किंग सेनगुप्तवन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉडेस कन्नगी। आज उनको देवी की तरह पूजा जाता है केरला में, गॉडेस कन्नगी। ठीक है, गॉडेस कन्नगी सेनगुप्तवन स्टार्ट करवाते हैं। तो ये पूरी कहानी है शिल्पातिकरम की। तो अभी पूछेगा लिखा किसने, तो ये जो राजा हैं अपने सेनगुप्तवन ना भाई साहब, इन्हीं के छोटे भाई हैं, अरे सॉरी बड़े भाई हैं, इलियांगो अदिगल। अब ये इलियांगो अदिगल जो हैं, इनको जो है मिलना था राज्य। ठीक है, बट ये इनको इच्छा नहीं थी कि ये राज्य संभालें, तो अपने छोटे भाई को दे दिया कि तुम संभालो, हम तो बनेंगे मॉन्क। तो ये क्या बनते हैं, ये जो हैं जैन मॉन्क बन जाते हैं। तो ये इंस्पायर्ड बुक भी है जैना टेक्स्ट से, ये भी याद रखना, यूपीएससी ने इस तरह से भी पूछा है। अच्छा, अब दूसरी बुक आती है कौन सी, ये तो हमने शिल्पातिकरम के बारे में देख लिया, पूरी जानकारी हमने ले ली कि व्हाट इज शिल्पातिकरम। दूसरी बुक है हमारी शिल्पातिकरम और दूसरी बुक है मनी मेखलई। मनी मेखलई। अब ये मनी मेखलई कौन है, हमने पांड्य राजा नेंदुनचलियन और चेरा राजा सेनगुप्तवन के बारे में जाना। अभी एक जो आपके चोला किंग बचे हुए हैं इसी टाइम के। ठीक है, तो जो ये मनी मेखलई है, दिस मनी मेखलई इज नथिंग बट सिक्वल ऑफ शिल्पातिकरम। ठीक है, सिक्वल ऑफ शिल्पातिकरम। तो ये मनी मेखलई जो है ना, सी इज द डॉटर ऑफ जो माधवी है, जो कोर्टसियन थी, और जो कोवलन था जिसको फांसी दे गई, और जो मदुरई वाली जो कोर्टसियन है मदुरई वाली, उससे एक बेटी होती है जिसका नाम है मनी मेखलई। यानी कोवलन की जो है दूसरी औलाद, दूसरी बीवी से, दूसरी बीवी क्या, ये जो जिसके यहाँ जाता था उससे ये औलाद पैदा हुई है, मनी मेखलई। ठीक है, तो मनी मेखलई की पूरी कहानी है और इसको लिखा है सत्तई सत्तनार ने। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स याद रखना, इतनी से इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, दिस इज मोस्ट डिटेल थिंग, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बात की किसकी, यहाँ पे हमने बात कर ली चेरा किंग सेनगुप्तवन की और पांड्य किंग नेंदुन, ये संगम एज की बात हो रही, 3rd सेंचुरी बीसी 2nd सेंचुरी बीसी। तो ये सेनगुप्तवन की बात हो गई, सेनगुप्तवन, और ये नेंदुनचलियन की बात हो गई, नेंदुनचलियन की बात हो गई। यहीं पे हमारी एक और कंट्री है जिसको हम कहते हैं चोला कंट्री। यहाँ के राजा हैं कराईकल। ठीक है, तो ये 3 किंग। अब यहाँ पे हमको फिर से याद रखना, जहाँ पे डिमार्केट किया है, तो दिस इज चेरा, दिस इज पांड्य और ये चोल हैं। ठीक है, तो ये पांड्य हैं। तो चोलों की कैपिटल जो है ये याद रखना, पांड्य की कैपिटल मदुरई है, और इनका जो पोर्ट है वो पोर्ट टाउन है कोरकई, पूछेगा। इनकी कैपिटल जो है जो चेरों की कैपिटल वंजी है,
वंजी इज़ देयर कैपिटल, और इनका जो पोर्ट टाउन है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इनका थंजावुर बाद का कैपिटल है, उरैयूर पहले का है, बाद का भी उरैयूर इज़ देयर कैपिटल। ठीक है, और दूसरा जो इनका पोर्ट टाउन है वो आपका कावेरी पट्टिनम है, कावेरी पट्टिनम इनका पोर्ट टाउन। आज का कावेरी पट्टनम उस समय का क्या नाम था आप लोग एक बार जाके देख लोगे। तो दिस इज द स्टोरी। लेटर चोलास को लेटर मेडाइवल जब डिस्कस करेंगे उस समय डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हॉच पॉच होगा। सो फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।